नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के 12वें एपिसोड में एक नहीं दो नहीं, पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी ये मेरे साथ बीती एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं आपको अपने साथ घटी एक यूएफओ की स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं 24 साल का हूं और पिछले कुछ समय से मैं एस्ट्रल ट्रैवल की प्रैक्टिस कर रहा हूं। एस्ट्रल ट्रैवल शुरू करने से पहले मुझे बीच बीच में स्लीप पैरालिसिस होता रहता था, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल प्रैक्टिस शुरू करने के बाद मैं स्लीप पैरालिसिस हर हफ्ते ही फील करने लगा। एस्ट्रल ट्रैवल शुरू करने के बाद मेरे साथ कुछ और छोटी मोटी घटनाएं भी हुईं। जैसे जब मेरी सोल बॉडी के बाहर होती थी तो कोई ब्लैक शैडो मेरी सोल का पीछा करने लगती, लेकिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता, जिससे वो ब्लैक शैडो दूर भाग जाती। ऐसे ही एक दिन एस्ट्रल ट्रैवल करते समय मैंने इंटेंस विल की कि आज मुझे किसी सीक्रेट जगह विजिट करके आना है। तब तक मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करते करते 2 महीने हो चुके थे और मैं अपनी सोल को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेता था। जैसे कि अगर मुझे बाहर कोई खतरा महसूस होता तो मैं नींद से जाग सकता था। उस दिन एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए मैंने देखा कि मैं एक सुनसान रेगिस्तान जैसे इलाके में हूं, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। वहां बीच रेगिस्तान में एक लिफ्ट जैसी कोई चीज लगी थी, जिसके अंदर जाने के लिए एक कोड था। वह कोड ऐसा था कि उसके जरिए हम एलियन से भी बात कर सकते थे। मैं जहां पर था वहां मुझे कोई इंसान नहीं देख सकता था। फिर मैं उस लिफ्ट से नीचे गया तो मैंने देखा कि नीचे कुछ एलियंस और इंसान मिलकर किसी इंसान की कटी फटी बॉडी के साथ कुछ कर रहे थे। तभी उनमें से एक एलियन ने मुझे देख लिया। मुझे देखते ही उसने वहां कुछ काले कपड़े पहने लोगों को बता दिया कि मैं यहां हूं। ये देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से अपनी बॉडी में वापस आने की कोशिश करने लगा। मैं अपनी बॉडी के पास तो पहुंच गया, लेकिन वे एलियंस भी मेरे साथ मेरे घर पर मेरी बॉडी के पास पहुंच गए। मैं अपनी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वे एलियंस मुझे मेरी बॉडी के अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने कोई चीज निकाली और उसकी रेड लाइट मेरी बॉडी पर मारी। उसके बाद उन्होंने आपस में कोई बात की और फिर वहां से चले गए। मैं बहुत डर गया था कि क्या अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, लेकिन उनके जाते ही मैं अपनी बॉडी के अंदर वापस चला गया और वहां से उठ गया। उठते ही मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब मैं उस जगह के बारे में और उस कोड के बारे में सब कुछ भूल गया था। मुझे आज तक याद नहीं कि वह कौन सी जगह थी जहां मैं गया था। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने मेरी मेमोरी से ही वह सब निकाल दिया हो। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना के 1 हफ्ते बाद मैं रात में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चॉटिंग कर रहा था। रात के 12 बजे का समय था। तभी मैंने देखा कि मेरी बिल्डिंग के ऊपर एक यूएफओ उड़ रहा है। मैं बता दूं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं और इनको फॉलो करता हूं। वह कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं था, वह ट्रायंगल शेप में था और शायद 4 यूएफओ को मिलाकर वह शेप बना रहे थे, या शायद वह अकेला ट्रायंगुलर शेप में था और उसमें से 4 पारदर्शी लाइट्स निकल रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि वह ज्यादा ऊपर भी नहीं था, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने उसे देखा और देखते ही उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने जैसे ही फोन निकाला, वह तुरंत वहां से चला गया। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं इस बारे में भूल गया, लेकिन मुझे लगता है ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड थीं। फिर अगली सुबह मैंने देखा कि पार्लियामेंट के पास एक यूएफओ की वीडियो रिलीज हुई थी और मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था। मुझे लगा था वह शायद चाइना का कोई सीक्रेट प्लेन होगा जासूसी करने के लिए, लेकिन वह यूएफओ जो मैंने अपनी बिल्डिंग के ऊपर देखा था वह भी बिल्कुल वैसा ही था। शायद ये वही प्लेन था या वही एलियंस थे जिनको मैंने उस दिन देखा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि दूसरों की दुनिया और अदृश्य ताकतों के साथ छेद छादेई करना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है।
हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और अज्ञात चीजों से सावधान रहना चाहिए। चलिए, बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम आर्यन पटेल है। मैं नेपाल का रहने वाला हूं और अभी 11वीं क्लास में पढ़ता हूं। मेरी उम्र अभी 17 साल है। मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं वह सब खुद मेरे ही साथ हुआ था। हुआ ऐसा कि कुछ समय पहले अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। जब भी खाना खाता तो खाना खाते ही मुझे उल्टियां होने लगती। मैं कुछ भी खा नहीं पा रहा था। ऐसा 2 हफ्तों तक चलता रहा। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर एक दिन मैंने अपनी दादी से कहा कि आप एक बार पापा से बात करो कि कहीं मेरा चेकअप करवाएं, मुझे क्या बीमारी हो गई है। मैंने अपने पापा को भी यह बात बताई तो अगले ही दिन पापा मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मुझे कुछ गोलियां खाने को दी। मैं खाना खाकर वह गोली खा लेता जिससे मुझे उल्टी नहीं होती। 2-3 हफ्तों तक मैं ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर से वही सब मेरे साथ शुरू हो गया। खाना खाते ही मुझे उल्टियां होने लगती। गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने पापा को कॉल करके कहा कि पापा, मुझे फिर से उल्टियां होने लगी हैं। तो पापा बोले, ठीक है, तू एक काम कर, आज शाम 5 बजे चौक पर आ जाना और साथ में 2 लौंग ले आना। फिर मैं ठीक शाम 5 बजे 2 लौंग लेकर चौक पर पहुंच गया। थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे पापा और पापा के एक दोस्त भी वहां पहुंच गए। पापा के दोस्त बोले, ये दोनों लौंग अपने सिर से लेकर पैर तक टच करके मुझे दो। मैंने वैसा ही किया और वह दोनों लौंग उन्हें दे दी। फिर वह उन लौंग को अपने हाथ में लेकर कुछ पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते वे बीच बीच में उन लौंग पर फूंक मार रहे थे। फिर करीब 1 मिनट बाद उन्होंने अपना हाथ खोल के देखा तो वह दोनों लौंग आपस में चिपक गई थीं। हटाने से भी नहीं हट रही थीं। ये देखकर पापा के दोस्त बोले, इसके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है और ये काम इसके एक बहुत करीबी दोस्त की मम्मी ने ही करवाया है। इसे खाने में कुछ मिलाकर खिलाया गया है। मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त है जिसके घर मैं पहले रोज जाया करता था। फिर वे बोले, इसे ठीक करने के लिए एक पूजा करनी होगी। पापा बोले, ठीक है, क्या क्या लगेगा पूजा में? तो वे बोले, पूजा में बलि के लिए एक मुर्गा लाना होगा, साथ में एक नींबू, नारियल और सिंदूर वगैरह भी लगेगा। उन्होंने बताया कि यह पूजा बस मंगलवार को ही हो सकती है। तब तक के लिए यह एक लौंग खाएगा और एक लौंग लाल रंग के धागे में बांधकर अपने गले में लटकाएगा। अंकल ने कहा कि अभी जब यह घर जाए तो 2 मूली के पत्ते खाएं और जब भी खाना खाने बैठे तो पहला निवाला किसी काले कुत्ते को डाल दे और उसके बाद ही खाना खाए। घर आके मैंने ऐसा ही किया। इसके बाद मुझे खाने के बाद उल्टियां तो नहीं हो रही थीं, लेकिन मेरा पेट बहुत दुख रहा था। मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे उल्टियां नहीं हो रही हैं, लेकिन पेट बहुत दर्द कर रहा है। तो पापा बोले कि तेरा पेट दुखेगा, ये बात मुझे मेरे दोस्त ने बता दी थी, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं सोने चला गया। फिर 2 दिन बाद मेरे पापा पूजा का सारा सामान लेकर उनके दोस्त के पास गए और फिर पूजा खत्म होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे साथ बीती ये कहानी बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी-कभी समस्याएं बाहरी कारणों से होती हैं, जिन्हें समझकर सुलझाना जरूरी होता है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी। मेरा नाम केबी है। मैं असम का रहने वाला हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डरावनी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो हमारे परिवार के साथ घटी थी। ये 2012 की बात है। उन दिनों मेरे नाना जी अक्सर बीमार रहा करते थे। तो एक दिन हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इनको कुछ नहीं हुआ है, बस इनकी उम्र हो गई है, जिसकी वजह से इनको बहुत कमजोरी महसूस होने लगी है। इतना कहकर डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शंस और ग्लूकोज दिए और पूछा कि आप लोगों को ग्लूकोज चढ़ाना आता है क्या? पापा बोले, नहीं, हमें तो नहीं आता। तो डॉक्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास एक लड़का है, आप उससे कांटेक्ट कर लो, वह रोज आपके घर जाकर इंजेक्शन और ग्लूकोज चढ़ा दिया करेगा। फिर हम लोगों ने डॉक्टर की लिखी दवाई ली और वहीं के एक लड़के को हमने थोड़े से पैसे दिए। वह हमारे साथ ही हमारे घर आ गया और नाना जी को इंजेक्शन और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिया। 2-3 दिन तक वह लड़का हर शाम को हमारे घर आता और ग्लूकोज चढ़ाकर चला जाता। नाना जी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन नाना जी अभी भी ठीक से बोल नहीं पाते थे। फिर चौथे दिन जब वह लड़का हमारे घर आया
तो नाना जी अचानक बिल्कुल साफ साफ बोलने लगे। बहुत भारी आवाज में बोले, आ गया तू, मुझे दर्द में देख के तुझे बहुत मजा आता है। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन यह बात मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। नाना जी उस लड़के को देखकर बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे। बोले, भाग जा यहां से, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन वह लड़का हॉस्पिटल में काम करता था, इसलिए शायद ऐसे बहुत से मरीजों से मिलता रहता होगा, इसीलिए उसे नाना जी की बात से कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बस नाना जी को ग्लूकोज लगाया और बोतल खत्म होने का वेट करने लगा। अब ग्लूकोज चढ़ाए हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि नाना जी के अंदर अब ग्लूकोज जाना ही बंद हो गया। नाना जी की बॉडी में जहां भी नीडल लगाते, वहीं नाना जी की नस फूलकर बिल्कुल किसी गुब्बारे जैसी हो जाती। मैं भी तब तक घर आ चुका था और यह सब देखकर हम सब भी बहुत डर गए। आखिर में वह लड़का बोला कि यह तुम्हारे नाना जी का आखिरी दिन है, अब इनको भगवान ही बचा सकते हैं। फिर उसने मेरी मम्मी से कहा, इनको जो कुछ खाने में पसंद है वह इन्हें खिला दो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। यह सुनते ही मेरी मम्मी ने मेरे पापा, मौसी, मामा, मामी, भैया वगैरह सबको बुला लिया। अब हमारी पूरी फैमिली वहां पर आ चुकी थी। शाम के 6 बजे का समय था। तभी नाना जी बोले, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। नाना जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था और हम सबने सुना था। फिर नाना जी बोले, आज अमावस्या की रात है, अगर आज मैं बच गया तो बहुत साल जीऊंगा। इतना कहकर नाना जी सो गए। फिर मम्मी ने खाना बनाया, हम सब लोगों ने खाना खाया। बता दूं कि उस दिन नाना जी ने भी खाना खाया था। खाना खाने के बाद हम सब लोग सोने के लिए नानी के रूम में चले गए। अब हम सब बच्चे वहां खेल ही रहे थे कि तभी अचानक मेरी मम्मी और नानी जोर जोर से चिल्लाने लगीं। हम सब जल्दी से भागकर उनके पास पहुंचे तो देखा नाना जी नानी का गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर हम सब हैरान रह गए। नाना जी तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, तो अचानक उनमें इतनी शक्ति कैसे आ गई। लेकिन मम्मी समझ गईं कि यह कोई नॉर्मल बात नहीं है। मम्मी ने पापा से कहा, आप जल्दी से इस रूम में गीता का पाठ करिए। तो मेरे पापा घर के मंदिर से तुरंत गीता उठाकर लाए और पढ़ने लगे। उसके बाद मेरे नाना थोड़ा शांत हुए। फिर 10 बजे के करीब मेरे पापा ने कहा, चलो अब पापा सो गए हैं, अब हम लोग भी सो जाते हैं। इतना कहकर पापा ने गीता को बंद किया ही था कि नाना जी ने आवाज दी, यह खिड़की खोल दो। नानी ने पूछा, क्यों? नाना जी बोले, वह मुझे लेने आया है, वह खिड़की के बाहर खड़ा है, मुझे जाने दो। नानी बोली, नहीं, खिड़की नहीं खुलेगी। तो नाना जी बहुत डरावनी आवाज में बोलने लगे, क्यों नहीं खुलेगी खिड़की? ऐसे बोलते ही नाना जी खिड़की की तरफ रेंगते हुए जाने लगे। हम सब लोग उन्हें पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। पता नहीं उस वक्त उनके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी। हम सब जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जैसे ही हमने हनुमान चालीसा पढ़ी तो नाना जी शांत हो गए। तब तक शोर शराबा सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। इस मंदिर को घोर कहते हैं। बैसाख के महीने में उस मंदिर में 7 दिन अखंड भागवत पाठ किया जाता है। मेरे पापा उस घोर की कमेटी के मेंबर थे। वहां रात 10 बजे के बाद माइक और साउंड बॉक्स का साउंड कम कर दिया जाता है। तो मेरे पापा ने जल्दी से घोर में फोन किया और कहा कि सारे माइक और बॉक्स के साउंड बढ़ा दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। अब उस भागवत पाठ की आवाज हमारे घर तक सुनाई दे रही थी। उसे सुनते ही नाना जी भी शांत हो गए। रात के 11:50 हो चुके थे। सब लोग जगे हुए थे। अचानक नाना जी जोर जोर से सांस लेने लगे। हमारे पड़ोसी ने कहा, जल्दी से इन्हें तुलसी का पानी पिलाओ। हम सब बारी बारी से उनके मुंह में तुलसी का पानी पिलाने लगे। फिर ठीक 11:59 पर नाना जी की मृत्यु हो गई। मेरी पूरी फैमिली रोने लगी। मैं तो डर के मारे कांप रहा था। फिर रात 2 बजे तक सब नाना जी की बॉडी के पास ही बैठे रहे। उसके बाद नाना जी के पास सिर्फ मेरे 2 मामा, पापा और हमारे पड़ोसी बैठने का फैसला करते हैं। घर की सभी औरतें और बच्चे दूसरे रूम में चले गए। लेकिन असली भूतिया कहानी तो अब शुरू होती है। मेरे मामा का एक लड़का और मेरे बड़े भैया दोनों घर के बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए। वहां बैठे उन्हें थोड़ी देर ही हुई थी कि उन्हें घर के साइड से किसी के रोने की आवाज आई। आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर के साइड में एक पेड़ था
और ठीक उस पेड़ के नीचे से ही उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। भैया जल्दी से अंदर गए और मम्मी को यह बताया। तो मम्मी बोली, तुम दोनों बाहर अकेले क्यों गए? ये बात मामा को मत बताना, नहीं तो वह देखने के लिए बाहर चले जाएंगे। लेकिन तब तक मेरे मामा के लड़के ने यह बात मामा को बता दी थी। मामा ने जल्दी से अपनी खोखरी निकाली और उस पेड़ की तरफ जाने लगे। लेकिन वहां चेक करने के बाद मामा को कोई नहीं मिला। मामा बोले, वहां तो कोई नहीं है, लेकिन वह रोने की आवाज पूरी रात कभी घर के पीछे से आती, तो कभी सामने से, तो कभी छत के ऊपर से। असल में हमारे पड़ोस में एक बंगाली परिवार का घर था, जिनके घर में उनकी बहू ने बाथरूम में फांसी लगा ली थी। मम्मी बोली, उसका जो रूम है वहां से मुझे हर रोज बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उनके रूम का बेड यहां से वहां खींच रहा हो, और उनकी छत पर भी रात में किसी के भागने की आवाज आती है। ये सुनकर हम सब बहुत डर गए। फिर सुबह होते ही हमारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आ गए। फिर सुबह 9 बजे नाना जी को शमशान घाट लेकर गए, लेकिन मैं तब छोटा था, इसलिए मैं शमशान नहीं गया। मेरे भैया ने बताया कि जब नाना को जलाया जा रहा था तो शमशान के बाहर कहीं से कभी पेड़ गिरने की आवाज आती, तो कभी वहां खड़े लोगों में से किसी को थप्पड़ पड़ जाता। ऐसे ही 13 दिन बीत गए नाना जी को गुजरे हुए। हमने घर में कीर्तन वगैरह करवा दिया, लेकिन वह रोने की आवाज अभी भी बंद नहीं हुई थी। हमने अपने उन बंगाली पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी यह सब महसूस होता है, लेकिन उस आत्मा ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में वह जो औरत उनके घर में मरी थी, उसकी एक 11 महीने की बच्ची थी, और उस औरत की आत्मा उसी को देखने वहां आती थी। फिर एक दिन हम सबने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक को भूटान से बुलाया गया था। वह उनके घर में आते ही बोला कि यहां एक अच्छी आत्मा का वास है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर उसको यहां से नहीं हटाया गया तो वह अपनी बच्ची को मारकर अपने साथ ले जाएगी। ये सुनते ही वे लोग रोने लगे। हम लोगों ने तांत्रिक से पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय है क्या? तांत्रिक बोले, इन्होंने अभी तक उस औरत की अस्थियां विसर्जन नहीं की हैं और उसकी पसंदीदा साड़ी वगैरह भी अभी तक संभाल कर रखी है। इनको वह सब कुछ विसर्जन करना पड़ेगा और एक पूजा करवानी होगी, तभी जाकर उस आत्मा से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद उन लोगों ने वैसा ही किया। आज वह बच्ची 13 साल की हो चुकी है और बिल्कुल सही सलामत है। वह आवाजें भी अब आना बंद हो गई हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि आत्मा की शांति के लिए हमें श्रद्धा और सम्मान के साथ कर्म करना चाहिए और कभी भी किसी की आत्मा को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम अभय है। मैं कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला हूं। मैं आपको अपने साथ घटी 2 सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। यह पहली घटना मेरे साथ स्कूल में हुई थी, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। एक बार हमारे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला था। फंक्शन के लिए सभी 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को काम दिया गया था। सब बच्चे अपने अपने काम में लगे थे। मुझे और मेरे एक दोस्त गोकुल को ऊपर 2nd फ्लोर से चेयर्स लाने का काम मिला था। हम दोनों चेयर्स लाने लगे। इसी बीच हम दोनों का ऊपर 4th फ्लोर पर घूमने का मन किया, तो हम दोनों ऊपर उस फ्लोर पर जाने लगे। शाम का समय था। हम दोनों 4th फ्लोर पर पहुंच गए। अब हम टॉयलेट की तरफ से जा ही रहे थे कि तभी साइड के एक क्लासरूम में से बेंच गिरने की आवाज आई। हमने सोचा, इस समय कौन हो सकता है? इस क्लासरूम के अंदर देखने के लिए हम उस क्लास में जाने लगे। अंदर गए तो देखा कि वह रूम बिल्कुल खाली था और एक बेंच अंदर हवा में उड़ रहा था। कोने में एक लंबी सी काली परछाई खड़ी दिखाई दे रही थी। ये देखते ही हम दोनों बुरी तरह डर गए और नीचे भागने लगे। लेकिन भागते हुए भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे वह परछाई हमारा पीछा कर रही हो। मैंने पलटकर भी देखा, लेकिन हमारे पीछे कोई नहीं था। नीचे पहुंचे तो सब बच्चे अपने अपने काम में लगे थे। हम दोनों बुरी तरह डर गए थे, इसलिए हम सीधा बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सबका काम खत्म होने के बाद हम भी अपने घर चले गए। लेकिन हम दोनों इतना डर गए थे कि अगले दिन स्कूल जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन घर में डांट पड़ने के डर से हमें स्कूल जाना पड़ा। उस दिन के बाद हम कभी उस ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं गए और न ही वह परछाई हमें फिर कभी दिखाई दी। यह दूसरी घटना अभी कुछ ही दिन पहले की है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम दीपक है।
उसका घर मेरे घर के पास ही पड़ता है। हम दोनों रोज शाम को कॉलेज के बाद स्कूटी पर घूमने निकल जाते थे। रोज हम नई नई जगहों पर घूमने जाया करते थे। एक दिन हम दोनों रात करीब 8 बजे स्कूटी पर ही घूमते हुए मस्ती कर रहे थे। दीपक ने कहा, चल आज किसी जंगली रास्ते पर घूमने चलते हैं। मैं भी तैयार हो गया। फिर हम दोनों पास के एक जंगल के इलाके में पहुंच गए और वहां स्कूटी से घूमने लगे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। मैंने दीपक से कहा, चल घर वापस चलते हैं, यहां बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन वह बोला, नहीं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तभी हमने देखा कि आगे रोड के साइड में झाड़ियों में से कोई अजीब सी चीज बहुत तेजी से निकलकर रोड के दूसरी तरफ चली गई। दिखने में वह किसी काली बिल्ली जैसी लग रही थी, लेकिन उसका साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा था। हमने सोचा कोई बिल्ली होगी। हमने इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कि वही बिल्ली आगे एक बिजली की तार के ऊपर खड़ी थी और सीधा हमारी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बल्ब जैसी चमक रही थीं और हमारे देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी बॉडी तो बिल्कुल बिल्ली की थी, लेकिन उसका चेहरा अब बिल्कुल किसी इंसान जैसा दिखने लगा था। यह देखकर हमारी तो डर के मारे हालत खराब हो गई। फिर वह एकदम से कूदकर हमारी स्कूटी के सामने आ गई, लेकिन हमने स्कूटी नहीं रोकी। फुल स्पीड में स्कूटी भगाते हुए वहां से भाग निकले। हमने घर पर भी यह बात किसी को नहीं बताई, नहीं तो हमें बहुत डांट पड़ती उस इलाके में जाने के लिए। असल में उस जगह एक लड़की को जलाकर मार दिया गया था। शायद वह बिल्ली उसी लड़की की आत्मा थी। उस दिन के बाद हम फिर कभी उस इलाके में घूमने नहीं गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अजनबी और डरावनी जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें खतरनाक स्थितियों में डाल सकती है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं 5वीं कहानी की तरफ। आज की 5वीं कहानी मैं आपको अपनी मम्मी के साथ घटी 2 सच्ची घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। यह पहली घटना तब की है जब मेरी मम्मी छोटी थी। मम्मी उन दिनों बिहार में अपने गांव में रहा करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे नाना किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरी नानी, मम्मी, मौसी और मेरी मम्मी की दादी थीं। रात के समय वे सब लोग बाहर आंगन में ही सोई हुई थीं। उन दिनों गांव में लाइट भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए रात में बाहर बिल्कुल अंधेरा था। तो रात में सोते सोते अचानक मम्मी की आंख खुल गई। आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कोई औरत ठीक उनके सामने बैठी हुई थी। इतनी गर्मी में भी उस औरत ने शॉल लपेटा हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल किसी लाइट बल्ब की तरह चमक रही थीं। मेरी मम्मी और मौसी दोनों मच्छरदानी लगाकर लेटी हुई थीं। उस औरत ने उनकी मच्छरदानी भी खोल दी और सीधा उनके पास आकर बैठ गई। उसे देखते ही मम्मी ने जोर की चीख मारी, जिससे बाकी सब लोग उठ गए, लेकिन तब तक वह औरत वहां से गायब हो गई थी। ये दूसरी कहानी जो मैं बता रहा हूं, यह भी मेरी मम्मी के साथ घटी थी। ये तब की बात है जब मम्मी की शादी हो गई थी। वह दिवाली का समय था। उस दिन मेरे पापा कहीं बाहर गए हुए थे। मम्मी घर के बाहर ही पापा के आने का इंतजार कर रही थीं। फिर रात करीब 12 बजे मम्मी ने देखा कि सामने एक पेड़ से एक आदमी उतरकर नीचे आने लगा। वह दिवाली का समय था और लोग शराब पीकर इधर उधर घूमते रहते थे। मम्मी को लगा कि शायद कोई शराबी होगा, क्योंकि वह आदमी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अजीब तरीके से राइट लेफ्ट होता हुआ चल रहा था। तभी जाते हुए उसने मम्मी की तरफ देखा। मम्मी को देखते ही वह सीधा मम्मी की तरफ ही आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख मम्मी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मम्मी की बॉडी बिल्कुल जम गई थी। तभी वह आदमी ठीक मम्मी के सामने आ गया। लाइट की रोशनी में मम्मी ने देखा कि वह कोई नाटा सा आदमी था और उसकी आंखें नहीं थीं, बस गोल गोल काले गड्ढे थे। सिर पर थोड़े से बाल थे और वह एक कफन में लिपटा हुआ था और जमीन से थोड़ा सा ऊपर हवा में उड़ रहा था। तभी मम्मी को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जोर का झटका मारकर वहां से हटा दिया हो। मम्मी तभी बेहोश हो गई। इसके बाद मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन फिर मम्मी अपने आप ठीक हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमें अदृश्य शक्तियों से बचने के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स पर विश्वास करना चाहिए और डर के बावजूद सही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा ये डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए, हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।